दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड तथा नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें देखिए भारतीय राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक राजनीति, संसदात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मार्गदर्शन एग्जाम टाइम सीरीज भाग 4। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम भारतीय राजनीतिक विचारक मनु के संबंध में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि किस हिंदू शास्त्र में ये कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत या घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। तो उत्तर है दोस्तों ये जो हिंदू शास्त्र है मनुस्मृति। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि राजा इंसान ही है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, यानी राजा को अपने प्रजा से, सभी लोगों से प्रेम करना चाहिए। दोस्तों मनु धर्मशास्त्र के प्रवर्तक हैं और मनुस्मृति प्राचीन हिंदू ग्रंथ है और इसमें हिंदू धर्म के कानूनों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो उत्तर है दोस्तों मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है मनु ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मनु ने मंडल सिद्धांत और राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एक प्रश्न ये बनता है दोस्तों मनुस्मृति या मनु जो कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक और विचारक माने जाते हैं, उन्होंने राज्य के उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो उत्तर है दोस्तों दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का। और मनु ने अपने मनुस्मृति में ये माना है कि राजा जो है उसका स्वरूप दैवी होता है और उसमें देवताओं के अंश विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है देखिए राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्राचीन भारतीय विचारक और चिंतक मनु का है, जो कहते हैं कि राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ है तो वह उसके लिए पाप के समान है। अगला प्रश्न है कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो राजधर्म का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नियम और कानून। तो सही उत्तर है मनु दोस्तों राज्य धर्म के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। अब आइए मनु के बाद प्राचीन भारतीय चिंतक कौटिल्य के संबंध में प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु का किस राजा के रूप में उल्लेख किया है? तो सही उत्तर है जो विजेता होगा। दोस्तों विजिगीषु राजा जो विजेता होगा उसके लिए कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आप जान लीजिए कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र है। और दोस्तों अर्थशास्त्र नाम से आपको ये संदेह या शंका नहीं होनी चाहिए कि कौटिल्य इकोनॉमिक्स या इनकी कृति जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है, बल्कि अर्थशास्त्र जो कृति है कौटिल्य द्वारा रचित ये भारतीय शासन कला और राज्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कौटिल्य द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और कौटिल्य का मानना है कि राज्य के 7 तत्व होते हैं जिसमें स्वामी यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र आते हैं। देखिए प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित है। तो याद रखिएगा दोस्तों राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र ये 7 तत्व होते हैं, राज्य के 7 अंग होते हैं और इनसे किसी भी राज्य का शासन संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं आता है? तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प दिए गए होंगे वो सप्तांग सिद्धांत के विकल्पों में से दिए गए होंगे, लेकिन एक विकल्प है पुरोहित।
तो देखिए, अब से एक बार मैं सप्तांग सिद्धांत के सातों तत्वों के बारे में, सातों अंगों के बारे में बता रहा हूँ। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। तो यहाँ पर पुरोहित जो है, ये प्राचीन भारतीय विचारकों के द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, उसमें पुरोहित जो है 7 अंगों में से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है राजा। स्वामी मतलब राजा होता है, जो प्रजाजनों और समस्त लोगों का स्वामी या राजा होता है। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से और राजनीतिक व्यवस्था के या राज्य शासन के संपूर्ण संचालन से है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसका समर्थक था? तो उत्तर है दोस्तों, कौटिल्य सीमित राजतंत्र का समर्थक था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है प्रसन्नता और समृद्धि का विचार कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद कर लीजिएगा, सप्तांग सिद्धांत के सभी सातों अंगों के नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, कौन सा राज्य का अंग है? तो स्वामी भी है, अमात्य भी है, मित्र भी है। ये सभी राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंगों में आते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राजमंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राज्यमंडल में राज्यों की कुल संख्या 12 होनी चाहिए कौटिल्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। और मंडल सिद्धांत में केवल विदेश नीति नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा या रक्षा से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो उत्तर है कौटिल्य को। कौटिल्य जो है यथार्थवादी चिंतक और विचारक है। उसने शासन कला पे अपने विचार दिए और राजा को उसके सलाह जो हैं कि किस प्रकार से राज्य का विस्तार किया जाए और राज्य को शक्तिशाली बनाया जाए, यही विचार आधुनिक इटली के विचारक मैकियावेली ने भी राज्य को मजबूत, शक्तिशाली और राजा को जो है शक्तिशाली बनने का उसने अपनी रचना द प्रिंस में वर्णन किया है। तो उसी प्रकार कौटिल्य ने प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र नामक अपनी कृति में इन सभी चीज़ों का वर्णन किया है। तो इस आधार पर जो है मैकियावेली को आधुनिक कौटिल्य या कौटिल्य को जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राजनीतिक विचारक किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो उत्तर है मैकियावेली। अब आइए देखते हैं आधुनिक भारतीय चिंतक महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? तो उत्तर है दोस्तों फीनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रस्टीशिप या प्रन्यास जिसे न्यासिता सिद्धांत कहा जाता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया है। दोस्तों, ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है इस विचार पर आधारित है कि जो पूंजीपति है, यानी जो धन और संपदा के मालिक हैं, उन्हें धन या संपत्ति का स्वामी, खुद को संपत्ति का स्वामी नहीं बल्कि ट्रस्टी मानना चाहिए, क्योंकि जो संपत्ति होती है वो संपूर्ण समाज की धरोहर है और उस संपत्ति का उपयोग समाज के विकास और कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो उत्तर है न्यासधारिता, ट्रस्टीशिप या प्रन्यास। ये गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधीवादी विचारों में कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त होते हैं? तो गांधी जी के विचारों में श्रम और पूंजी में संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष तथा ब्राह्मण और दलित वर्ग में संघर्ष, ये प्रमुख संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस पर विश्वास किया? तो सही उत्तर है साधनों की विशुद्धता पर। दोस्तों, गांधी जी साध्य साधन पवित्रता पर बल देते थे। उनका कहना था
कि बिना उचित साधनों के उचित साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि किसी भी साध्य की प्राप्ति के लिए उसके साधन भी उचित होने चाहिए। तो सही उत्तर है, गांधी जी ने साधनों की विशुद्धता या पवित्रता पर बल दिया, क्योंकि उचित साध्यों से ही, उचित साधनों से ही उचित साध्य की प्राप्ति हो सकती है। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों, गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। सही है। कारण है कि उनके अनुसार अपवित्र साधन पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। गांधी जी केवल पवित्र साधनों के प्रयोग के हिमायती थे। उनका मानना था कि अपवित्र साधन से पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति या प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक महत्वपूर्ण कथन देखते हैं जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। उनका मानना है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो महात्मा गांधी ने कहा था 1936 में कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यानी पर ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। ये गांधी जी का कथन है। गांधी जी ने अपने विचारों को किस आधार पर प्रकट किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट के आधार पर गांधी जी ने अपने विचारों को प्रकट किया है, और इसी के कारण उन्होंने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी को सत्य के मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ही लिखा है। अगला प्रश्न है कि किसने सत्याग्रह को अपनाया? तो गांधी जी ने। गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनाया था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह, यानी किसी भी दशा में चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, सत्य के मार्ग से विचलित न होना सत्याग्रह का मूल सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार क्या सही है? तो देखिए, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, यानी जो सत्याग्रही है उसको हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। इसके अलावा सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के बारे में ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का साधन क्या था? तो असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास और सामाजिक बहिष्कार। और गांधी जी ने सत्याग्रह में कहीं भी हिंसा को स्थान नहीं दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार किसके निकट थे? तो उत्तर है दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि जो राज्य है व्यक्तियों पे बल प्रयोग से अपनी सत्ता का प्रयोग करता है, इसलिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिना राज्य के ही या बिना बल प्रयोग के ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। अन्य भारतीय विचारकों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। देखिए, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो ये है पद सोपान या हायरार्की। ये ऑर्गेनाइजेशन या किसी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण या यूनिवर्सल थियरी है। अगला प्रश्न है, मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन से होते हैं? तो स्टाफ कार्य के 3 पक्ष सूचनात्मक, परामर्शकारी और पर्यवेक्षणात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? तो ये भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, क्योंकि राष्ट्रीयता दोस्तों ये संकुचित भावना का संकुचित भावना को प्रदर्शित करता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंतर्राष्ट्रीयतावाद का जो है समर्थन किया था। इसी कारण उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्य उद्घाटन है? तो ये अरविंद घोष या महर्षि अरविंद का कथन है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति और उसका रहस्य उद्घाटन है। दोस्तों, महर्षि अरविंद ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया था। याद रख लीजिएगा, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रतिपादन महर्षि अरविंद ने किया था।
अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था और आपातकाल लागू हुआ? तो उत्तर है समग्र क्रांति, या इसको संपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। ये जयप्रकाश नारायण का प्रारंभ किया एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? तो ये हैं मॉरिस जोन्स। दोस्तों देखिए, संत शैली, परंपरागत संत और आधुनिक शैली के प्रचलन की बात मॉरिस जोन्स करते हैं। अब आइए देखते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न है कि किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो पहले स्वप्नलोकी या आदर्शवादी राजनीतिक विचारक के रूप में प्लेटो को माना जाता है। अगला है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों या दासों को बाहर रखा था? तो दोस्तों अरस्तू ने। अरस्तू यूनानी विचारक हैं और यूनान में दासों को मनुष्य की या स्वामी की संपत्ति माना जाता था, जीवित संपत्ति, और उसे नागरिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। तो देखिए प्रश्न, नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को या दासों को बाहर अरस्तू ने रखा है। दोस्तों अरस्तू ने किस शासन व्यवस्था को वरीयता दी है आपको बताना है। तो सही उत्तर है पॉलिटी को। अरस्तू पॉलिटी को सर्वोच्च शासन व्यवस्था के रूप में या सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था के रूप में मान्यता देता है। अगला प्रश्न है कि किसका कथन है कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए और अन्य शासित होने के लिए बनाए गए हैं? यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं और अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। तो ये कथन अरस्तू का है। अरस्तू इसलिए इस रूप में अरस्तू के इस विचार को इस रूप में देखा जा सकता है कि वो प्राकृतिक समानता की बात नहीं करता है, क्योंकि वो कहता है कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा हुए हैं या जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेबाइन का कथन है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें कदाचित महानतम लेखक है कौन? तो ये कथन दोस्तों थॉमस हॉब्स के बारे में है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी विचारकों या राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है, हॉब्स उनमें कदाचित महानतम लेखक है। अगला है दोस्तों, किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत और अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? तो ये कथन थॉमस हॉब्स का है, जो कहता है कि व्यक्ति में दोस्तों शक्ति प्राप्त करने की लालसा आजीवन बनी रहती है और ये तभी समाप्त होती है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन आपको बताना है कि सही कथन है लाक के अनुसार। लाक ने दोस्तों सरकार और राज्य में अंतर किया है। लाक जो है वो सरकार और राज्य में अंतर करता है। अगला प्रश्न है, हॉब्स के लेवायथन, हॉब्स का प्रसिद्ध ग्रंथ है लेवायथन, इसमें प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों हॉब्स जो है कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक नाम के कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो ये है दोस्तों जॉन लॉक, जिसको कि उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। वो अपने चित्रण में प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहता है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था थी। जहाँ पर हॉब्स इसके उलट है, वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था एक की दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो के राजनीतिक विचारों में किस जो है सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? तो ये सामान्य इच्छा या जनरल विल सिद्धांत जो है ये रूसो के राजनीतिक विचारों में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर है। दोस्तों मैक्स वेबर एक जर्मन राजनीति और समाज वैज्ञानिक हैं। मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार क्या है? तो दोस्तों मैक्स वेबर ने सत्ता को कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई यानी कैरिस्मेटिक सत्ता के रूप में विभाजित किया है। तो याद रखिएगा, मैक्स वेबर के अनुसार कानूनी सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता के प्रकार हैं।
अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सत्ता जो है वो औचित्यपूर्ण शक्ति है? तो ये कथन मैक्स वेबर का है। दोस्तों, आपको बताना है कि मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो ये विचारक दोस्तों राजनीति शास्त्र के समाजशास्त्री उपागम से जुड़े हुए हैं, या कुल मिलाकर कहा जाए तो इनको सोशियो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जा सकता है, यानी सामाजिक राजनीतिक विचारक ये हैं मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा मैक्स वेबर ने दिया है? तो मैक्स वेबर ने देखिए कानूनी, परंपरागत और चमत्कारिक नेतृत्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति हानि को नहीं भूल सकता है? तो ये कथन दोस्तों जो है मैकियावेली का है, जो कहता है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति की हानि को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, एक कथन है महत्वपूर्ण कथन, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। ये कथन किसका है? तो ये प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हैं डनिंग। डनिंग ने मैकियावेली के बारे में कहा है कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है और अपने युग की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों उपयोगितावादी विचारक बेंथम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि कोई भी नियम, कानून या जो हमारी संस्थाएं होती हैं उनका उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बेंथम को। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपयोगितावाद को प्रारंभ करने का श्रेय ह्यूम को जाता है, लेकिन इसको एक तार्किक और व्यवस्थित जो है सिद्धांत के रूप में बेंथम ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज में राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है? तो सही उत्तर है बेंथम के अनुसार। बेंथम कहते हैं कि सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन यथार्थवादी विचारक मार्गेंथाउ का है, जो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक यथार्थवाद यानी पॉलिटिकल रियलिज्म, इसका प्रमुख प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है मार्गेंथाउ। इनका नाम है हैंस जे मार्गेंथाउ। इनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक यथार्थवाद का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली हो। तो मार्गेंथाउ के यथार्थवादी सिद्धांत की आलोचना करते हुए ये कथन किस विचारक का है? तो बेनो वाशरमैन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख विचारक हैं बेनो वाशरमैन। इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेंथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में किस विद्वान का योगदान रहा है? तो दोस्तों प्रमुख यथार्थवादी विचारक जॉर्ज कैनन, राइनाल्ड नेबूर और हैंस जे मार्गेंथाउ हैं। अगला प्रश्न है, कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो उत्तर है दोस्तों मार्गेंथाउ, जॉर्ज कैनन और जॉन हर्ज। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? तो उत्तर है रेनेल्ड नाइबुर ने। रेनेल्ड नाइबर ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो रियलिस्टिक थिंकर हैं उनको तामस पुत्र यानी अंधेरे के पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत किन 3 मान्यताओं पर आधारित है? तो उत्तर है राजनेता अपने राष्ट्रीय हितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है और राज्य अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक चेतना या पॉलिटिकल कंसाइंस का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है राज्य के प्रति प्रेम। दोस्तों राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम।
दोस्तों सही कथन आपको बताना है तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में सही कथन है कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न भाग है। यानी जो सामान्य संस्कृति होती है उसका एक अभिन्न भाग राजनीतिक संस्कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन राजनीतिक संस्कृति का संघटक होता है? तो देखिए, आनुभविक विश्वास, मूल्य अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रियाएं ये राजनीतिक संस्कृति के संघटक होते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, राजनीतिक संस्कृति या जिसको कि पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है, इसका प्रयोग सबसे पहले किस विचारक ने किया है? तो उत्तर है दोस्तों आमंड ने। तो याद रखिएगा, याद कर लीजिए, आमंड ने सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है, राजनीतिक व्यवस्था का एक पर्यावरण होता है और राजनीतिक व्यवस्था का वैध और बाह्यकारी शक्ति होती है। अगला प्रश्न है राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय क्या है? तो उत्तर है दोस्तों राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण ये सभी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आइए, आदर्शवादी विचारक हीगल से संबंधित है। हीगल ने सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज को किस रूप में देखा है? तो उत्तर है सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में हीगल ने नागरिक समाज को देखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है, ये कथन किसका है? तो ये हीगल का कथन है। हीगल ने सभ्य समाज को किस रूप में देखा? तो सार्वभौमिकता के साकार रूप में हीगल सभ्य समाज को या सिविल सोसाइटी को देखता है। आइए देखते हैं, एक महत्वपूर्ण कथन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का है। दोस्तों उपयोगितावाद के संबंध में वो कहता है कि जो है दोस्तों सुख में जो है वो केवल मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक अंतर भी होता है और इसी कारण वो संतुष्ट सूअर से एक असंतुष्ट सुकरात को श्रेयस्कर मानता है, क्योंकि बेंथम का मानना था कि दोस्तों सुखों में मात्रा का अंतर होता है, जबकि मिल ने गुणात्मक अंतर को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए शब्द यहाँ पर बदल दिया है, वर्चस्व का सिद्धांत या इसको देखिए प्राधान्य, प्राधान्य या इंग्लिश में हेजेमनी कहा जाता है, हेजेमनी। यानी बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने जो है प्रतिपादन किया? तो उत्तर है दोस्तों एंटोनियो ग्राम्सी। याद रखिएगा, ग्राम्सी ने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व या प्राधान्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में आता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। देखिए पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये कथन लॉर्ड एक्टन का है, जो कहते हैं कि शक्ति या सत्ता भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। अगला प्रश्न है सैनिक औद्योगिक संकुल। दोस्तों सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के बाद व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा? तो ये आइजनहावर के द्वारा सैनिक औद्योगिक संकुल का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप और बल प्रयोग के द्वारा होती है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन स्पेंसर का है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, ये बार्कर का कथन है। दोस्तों आर्थिक मानव की संकल्पना या कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो सही उत्तर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की और दोस्तों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कथन है, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, ये किसका कथन है? तो उत्तर है रैमजे म्योर ने कहा है कि मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, ये किसका कथन है? तो ये पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण विचारक और निबंधकार फ्रांसिस बेकन का कथन है, जो कहते हैं कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए नॉलेज इज पावर, किसने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है? तो ये फ्रांसिस बेकन का ही कथन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रभाव की विशेषता क्या है? तो देखिए, शक्ति, सत्ता, प्रभाव और औचित्यपूर्णता का अध्ययन हम करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत। तो आपसे पूछा गया है प्रभाव की विशेषता क्या है? दोस्तों, प्रभाव को देखा नहीं जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है और इसमें द्विसंबंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास कुलीन तंत्रों का या कुलीन वर्गों का शमशान है? इस प्रश्न को एक तरह से और पूछता है, इतिहास कुलीन तंत्रों का जो है कब्रिस्तान है या इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है? ये कथन किस विचारक से संबंधित है? तो सही उत्तर है विल्फ्रेडो पेरेटो। दोस्तों, प्रसिद्ध अभिजनवादी विचारक और एलीट थिंकर दोस्तों, ये विल्फ्रेडो पेरेटो का कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का शमशान है। आइए देखते हैं सही सुमेलन करना है। देखिए, जॉर्ज सोरेल ये संघ समाजवाद से संबंधित हैं, हीगल आदर्शवाद से संबंधित हैं, GDH कोल श्रेणी समाजवाद के प्रमुख विचारक हैं और लास्की बहुलवाद से संबंधित या बहुलवाद के समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की ये परिभाषा किसकी है? तो विलियम बायर्ड ने ये परिभाषा दी है कि कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है? तो सही उत्तर है मुनरो का कथन है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों में प्राथमिकता का सही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो जब आप मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ेंगे तो उसमें आप सामाजिक संरचना का सही क्रम लगा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए आता है उत्पादन की शक्तियाँ, यानी 1 नंबर पे ये आएगा। उसके बाद आएगा उत्पादन के संबंध 2 नंबर पे, फिर आता है कानूनी और राजनीतिक संगठन 3 नंबर पे और उसके बाद सबसे ऊपर विचारधारा आती है। तो यहाँ पर जो क्रम हो जाएगा सही क्रम, देखिए ये सबसे पहले आ जाएगा 3, 1, 2 और 3, 1, 4 और 2। तो दोस्तों, जो आर्थिक भौतिकवाद की व्याख्या जब मार्क्स करता है तो उसमें सबसे पहले उत्पादन की शक्तियाँ आती हैं, फिर उत्पादन के संबंध, फिर उसी के आधार पर जिस प्रकार से उत्पादन की शक्तियाँ और संबंध होते हैं उसी प्रकार से कानूनी और राजनीतिक संगठन होते हैं और उसी आधार पर विचारधारा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असंलग्नता को अनैतिक किसके द्वारा कहा गया है? तो उत्तर है जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा असंलग्नता को अनैतिक कहा गया है। दिदांत दोस्तों, दिदांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक फ्रांसीसी शब्द है, डिटेंट इसको कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है तनाव का शैथिल्य। तनाव शैथिल्य डिटेंट का अर्थ होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर है हर्जबर्ग के द्वारा द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 50 वर्षों के मतभेद और 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं, ये किसका कथन है? तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश का कथन है और ये पूर्व सोवियत संघ यानी साम्यवादी और पूंजीवादी जो है राज्यों के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि 50 वर्षों के मतभेद और 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है किसकी? तो सही उत्तर है प्रत्ययवाद। दोस्तों, प्रत्ययवाद को आदर्शवाद भी कहा जाता है, आइडियलिज्म, और सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद की एक प्रमुख शाखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड के हित अभिव्यक्तिकरण करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, आपको बताना है। तो आमंड के हित अभिव्यक्तिकरण संस्थाओं में संस्थात्मक संरचनाएं, समुदायात्मक संरचनाएं और प्रदर्शनात्मक संरचनाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, तनाव शैथिल्य या डिटेंट का निर्धारक तत्व क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नितांत करते थे, आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय और शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण, ये सभी तनाव शैथिल्य के निर्धारक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? तो ये हैं दोस्तों लियो स्ट्रास।
अगला प्रश्न है कि किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है किसी संसद राजा को आस्टीनवादी अर्थ में संप्रभुता संपन्न संस्था समझना असंगत है। ये कथन किसका है? तो ये हेराल्ड जोसेफ लास्की का कथन है। अगला प्रश्न है शासक विचारधारा या शासकीय विचारधारा की संकल्पना किसकी है? तो प्रसिद्ध अभिजनवादी विचारक जो है मोस्का की शासक विचारधारा की संकल्पना संबंधित है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो देखिए कार्ल मार्क्स, दोस्तों कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष से संबंधित हैं। लोहिया, दोस्तों लोहिया सप्त क्रांति से संबंधित हैं। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति आंदोलन चलाया था और मिल का संबंध उपयोगितावाद से है। अगला प्रश्न है गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की या गुट तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन प्रसिद्ध अभिजनवादी विचारक रॉबर्ट मिचेल्स द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है किसे वैज्ञानिक प्रबंध का जनक या पिता कहा जाता है? तो दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी का पिता F.W. टेलर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय बताया है दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए खेल सिद्धांत या गेम थियरी से कौन कौन से लोग जुड़े हैं? तो दोस्तों खेल सिद्धांत से प्रमुख रूप से स्नाइडर यानी रिचर्ड स्नाइडर और सेलिंग जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है यानी न्यूट्रलिटी। तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। ये किस विचारक का कथन है? तो ये लॉरेंस का कथन है। अगला प्रश्न है सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो सही उत्तर है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का वर्गीकरण किया है, परंपरागत सत्ता, कानूनी सत्ता और चमत्कारिक सत्ता। अगला प्रश्न है उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है पार्किंसन का। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है और आगे भी संभावना है। दोस्तों नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में पनपती है, तो ये रैमजे मेयोर का कथन है। अगला प्रश्न है जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है, तो ये मेटलैंड का कथन है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है, तो आइए सही सुमेलन करते हैं। रॉबर्ट मिचेल्स, इसने जनमानस की अवधारणा प्रस्तुत की। माओ ने दोस्तों लोक युद्ध या पब्लिक वार की अवधारणा प्रस्तुत की है। पैरेटो, देखिए पैरेटो अवशेषों की संकल्पना और पैरेटो दोस्तों कुलीन इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान कहते हैं। इसके अलावा अरस्तु क्रांति की संकल्पना या क्रांति के बारे में विचार देने वाले विचारक हैं। अगला प्रश्न है यथार्थवादी कौन था? तो दोस्तों यथार्थवादी विचारकों में हाब्स, थ्यूसिडाइड्स और मैकियावेली का नाम आता है। और आधुनिक अर्थों में अगर जो यथार्थवाद की बात की जाए तो हैंस जे मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले इसमें हम उपागम यानी अप्रोचेज से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। देखिए प्रश्न है दोस्तों तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागमों में किस चीज़ की उपेक्षा की गई है? तो सही उत्तर है आनुभविक अनुसंधानों की। तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत उपागम है उसमें आनुभविक अनुसंधानों की उपेक्षा की गई है। अगला प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है दार्शनिक, वैज्ञानिक और शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य, ये तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? तो अरस्तु। दोस्तों अरस्तु ने अपने संविधान से संबंधित विचार देने के लिए तत्कालीन 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और उसके आधार पर उसने एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और जो है शासन प्रणाली की रचना की थी। तो तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या है? तो ये है परिवृत्तियों की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृत की विविधता की समस्या।
अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, ये कथन किस विचारक का है? तो सही उत्तर है ये एम कर्टिस का विचार है, जो कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। और देखिए एक महत्वपूर्ण परिभाषा, और ये परिभाषा बहुत ही विरोधाभासी भी है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये जी.के. रॉबर्ट्स का कथन है, जो कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के उपागमों से संबंधित प्रश्नों के बाद आइए जानते हैं दोस्तों संसदात्मक सरकार से संबंधित प्रश्नों को। देखिए, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों संसदीय सरकार में राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अरस्तू के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है, कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों किसी भी राष्ट्र का जो संवैधानिक विधि है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसको राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है, और इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लोकप्रिय या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सही उत्तर है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न दोबारा पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है, तो ये रैमजे म्योर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उत्तर है संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो होती है वो व्यवस्थापिका इसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो याद रखिएगा संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों और नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप जानते हैं विधायिका या संसद के प्रति। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार की विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो दोस्तों संसदात्मक सरकार में नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, और कार्यपालिका का संसद के निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो संसदात्मक शासन पद्धति में। अगला प्रश्न है कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूपों में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आधार है विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, क्योंकि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों विधायिका और कार्यपालिका के संबंध मुख्य आधार होते हैं कि कोई सरकार संसदीय शासन व्यवस्था वाली है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन होती है? तो सही उत्तर है संसद के अधीन है कानूनी अधिसत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार कौन सा जो है कौन चीज़ें इसकी विशेषताओं में आती हैं? तो संवैधानिक सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट दोस्तों इसमें सीमित शासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा और व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा पर बल दिया जाता है, और ऐसे शासन को संवैधानिक सरकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्ता का विलय किसकी एक विशेषता है? तो सही उत्तर है संसदीय सरकार की विशेषता सत्ता का विलय होता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? तो उत्तर है दोस्तों संसद। संवैधानिक संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद वैधानिक संप्रभु होता है। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती वो कौन सा है? तो संसदीय सरकार राजनीतिक दल के अभाव में कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रेखाएं होती हैं और बिना इनके सरकार का निर्माण या गठन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर का पद जो है ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न है द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है, जो कहते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी और कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। आइए जानते हैं सही युग्म आपको जो है चयनित करने हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों ब्रिटेन में, भारत में और जर्मनी में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका में, और एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में पाई जाती है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पर है? तो इंग्लैंड में दोस्तों वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था प्रचलित है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी व्यवस्था किस प्रकार की है? तो दोस्तों शुद्ध अध्यक्षात्मक नहीं है और शुद्ध संसदीय भी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांसीसी व्यवस्था जो है अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। अगला प्रश्न है फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण क्या है? तो उत्तर है एक मिलीजुली राष्ट्रपति और संसदीय प्रणाली की सरकार फ्रांस में विद्यमान है। अगला प्रश्न है किस देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की शासन का सम्मिश्रण पाया जाता है? तो फ्रांस में। दोस्तों फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षीय शासन का मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर का कार्य किस पर संकेंद्रित है? तो सही उत्तर है शासन की वैधता पर जो है मैक्स वेबर का जो है कार्य संकेंद्रित है। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को क्या कहा जाता है या क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्ति होती है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय प्रकार की व्यवस्था का स्वरूप लिए हुए है। संसदात्मक सरकार के बाद आइए जानते हैं अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, इसमें राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो उत्तर है राष्ट्रपति के प्रति। दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो उत्तर है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है और कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है और ये विशेषता अध्यक्षात्मक सरकार की होती है। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो उत्तर है राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति कैसे? तो ये व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, तो याद रखिएगा सरकार जो है वो संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है और मंत्री अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर। दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य, दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ये राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार जो है नियुक्त किए जाते हैं। अब आइए दोस्तों एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए सही सुमेलन करना है, तो देखिए सही सुमेलित है। ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार की व्यवस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रकार की सरकार है और फ्रांस में एकात्मक सरकार पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रमुख शासन प्रणालियाँ और उनसे संबंधित जो है उनके आवश्यक गुण।
कैबिनेट शासन प्रणाली। दोस्तों कैबिनेट शासन प्रणाली जो है ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसमें शक्तियों का पृथक्करण मूल चीज होता है। संघात्मक शासन प्रणाली या फेडरल जो गवर्नमेंट होता है दोस्तों, ये जो है शक्ति विभाजन या जो है डिवीजन ऑफ पावर के सिद्धांत पर काम करता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का संकेंद्रण केंद्रीय सत्ता में होता है। तो याद रखिएगा, कैबिनेट शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण पर, संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का संकेंद्रण केंद्र में होता है। अगला प्रश्न है, विकल्प होंगे आपके लिए कुछ, उसमें से बताना है एकात्मक राज्य कौन है। तो यूनाइटेड किंगडम एकात्मक राज्य है। एक परिभाषा है कि एकात्मक राज्य में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है एवी डायसी का कथन है कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश का संविधान संघीय दृष्टांत का है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे संघीय प्रकार का संविधान है। अगला प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे प्रचलित है? तो फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और जापान, यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था का प्रचलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो, उसे किस सरकार के रूप में जाना जाता है? तो समस्त सत्ता और शक्ति केंद्र में निहित हो, उसको एकात्मक सरकार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या होती है? तो उत्तर है प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति, संपन्नता और राष्ट्रीय एकता। ये एकात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख जो हैं गुणों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन करता है? तो भारत में वैसे तो संघात्मक शासन है, लेकिन यहाँ पर एकात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधानों में केंद्र जो है शक्ति संपन्न हो जाता है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं और एकल नागरिकता की व्यवस्था भी भारत में एकात्मक शासन की विशेषताओं को उल्लिखित या जो है समर्थित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? तो ये C.F. स्ट्रांग का कथन है दोस्तों। स्ट्रांग का मानना है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है। अगला प्रश्न है, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में की है? तो स्ट्रांग की परिभाषा है जो कहते हैं कि एकात्मक राज्य एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य है। अब आइए देखते हैं दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? तो दोस्तों देखिए, आप जान गए हैं संसदात्मक शासन प्रणाली में जो होता है वो उत्तरदायी शासन होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कोई संबंध नहीं होता है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। और देखिए यहाँ पर संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर जो है ये संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है उत्पत्ति से संबंध में शब्द फेडरलिज्म जिसका कि अर्थ संघवाद होता है, ये फोडस शब्द से ग्रहण किया गया है जो मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों फोडस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो दोहरी सरकार, दोहरी नागरिकता, लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन, ये संघात्मक या संघवाद सरकार की प्रमुख विशेषता होती है। अगला प्रश्न है द्विसदनवाद किस शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशिष्टता है? तो ये संघात्मक शासन प्रणाली की। और संघीय व्यवस्था में प्रायः किसकी आवश्यकता होती है? तो उत्तर है संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान जिसके आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाएगा और शक्ति विभाजन। तो उत्तर हो गया दोस्तों संघीय व्यवस्था में प्रायः लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की
आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है संघीय शासन की विशेषता क्या है? तो केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये संघीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो आप बताइएगा कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि अनुच्छेद 1 में ही भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन विचारक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करते हैं? तो उत्तर है सहयोगी संघवाद या सहकारी संघवाद के रूप में ग्रेनविल ऑस्टिन भारत की संघवाद को परिभाषित करते हैं, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध और पारस्परिकता के कारण ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है और संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आप जानते हैं, आपातकाल में केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय व्यवस्था या भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में क्या है? तो एक सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के निकट है क्योंकि दोनों देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है और संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना, ये भारतीय और अमेरिकी संघवाद में समानता के बिंदु हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो इसका कारण है कि संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इस आधार पर भारत में संघात्मक शासन को व्याख्यायित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, अर्ध संघवाद। और अर्ध संघवाद भारत को अर्ध संघ राज्य की संज्ञा केसी वीयर ने दिया था और भारतीय संघवाद के उदाहरण को अर्ध संघवाद के रूप में या क्वासी फेडरलिज्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन करना है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब सर्वोत्कृष्ट रूप पाया जाता है और ब्रिटेन में दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। अगला प्रश्न है, दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो उत्तर है दोहरा शासन यानी केंद्र और राज्य दोनों का शासन संघीय व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है, आइए देखते हैं। दोस्तों, कथन है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान होता है, ये सही है। और कारण है कि यह केंद्र और इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र और सर्वोच्च निष्पक्ष न्यायपालिका का विधान होता है। इसका कारण ये है कि ये केंद्र और इकाइयों के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान करती है। अगला प्रश्न है, सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियां किसके बीच बटी होती हैं? तो केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है और भारतीय संविधान में या भारतीय व्यवस्था में भारतीय संघ में संविधान के द्वारा इस शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता क्या है? तो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व और लिखित संविधान अमेरिका के संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें संघात्मक सरकार का प्रमुख लक्षण है। सहयोगी संघवाद का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। दोस्तों, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है
जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों, ऐसी संघ राज्य पद्धति जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच थोड़ी सी पारस्परिकता और संघवाद हो, उसको सहकारी संघवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। कारण है कि शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं: युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति और दलीय राजनीति। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, किसके द्वारा? तो ये संविधान के द्वारा। और संविधान के द्वारा संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और यहाँ पर एक स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व होता है। ये उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका निपटारा किया जा सके। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, संघीय व्यवस्था में, देखिए, संघीय व्यवस्था में दोस्तों किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो उत्तर है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच किसी विवाद के होने पर जो न्यायपालिका है यही समाधान का कार्य करती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखिए, मार्गदर्शन एग्जाम टाइम श्रृंखला ये हम चला रहे हैं, जिसमें आप सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे उनको कवर किया। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी तैयारी के साथ साथ एग्जाम टाइम रिवीजन में भी जो है आपके लिए मददगार होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।